नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने YouTube चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। फ्रेंड्स, आए दिन हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ पूरे वीडियो में कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी मेडिकल कंडीशंस, किन मेडिकल कंडीशंस में ये कॉज हो जाता है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और इसकी बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी मैं बात करूँगी, जो कि चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, तीनों में ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कि जो डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, यानी कि आपको जो मल त्याग करने में बहुत ही कठिनाई होती हो, बहुत ही समस्या होती हो, या फिर आपका हफ्ते में 2 या 3 बार ही आपका मल त्याग होता हो, तो ये जो कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन के अंदर आती है। या फिर आप कह सकते हैं कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल हो, यानी कि आपको संतुष्टि नहीं मिलती है मल त्याग करने के बाद, या फिर आप स्टूल तो जाते हैं मल त्याग करने के लिए, लेकिन आपको दिन में कई बार जाने की इच्छा होती है, एक बार में आपकी इच्छा कंप्लीट नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉन्स्टिपेशन के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रोसेस क्या होती है, आज मैं बात करती हूँ कि किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, कि क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन में कि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके प्रोसेस की बात करें तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में जब ये आ जाता है, जो 3 से 5 फीट की लंबी होती है हमारी बड़ी आंत, तो फ्रेंड्स इसमें जो जब ये वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है तो इसमें से वाटर और जो सॉल्ट है वो दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ड स्टूल यानी कि हार्ड मल इकट्ठा हो जाता है, जो कि बाद में बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसी दौरान यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोपेल हो जाता है आगे रेक्टम की तरफ। तो रेक्टम में आने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है मसल्स का, जिसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स और नर्व्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है रेक्टम में, तभी जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसका वजह से हमें फीलिंग आती है मल त्याग करने की। उसके बाद क्या होता है, साथ ही साथ जो हमारा प्यूबोरेक्टलिस मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो ओपन होने लगता है, जिसकी वजह से स्टूल जो होता है बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी प्रोसेस की बात। तो फ्रेंड्स, अब इसके कॉज की बात करें तो 3 मेन कारण जो होते हैं इसके। फर्स्ट है अगर स्लो या स्लगिश मूवमेंट हो कोलॉन का, यानी कि बहुत ही धीरे अगर कोलॉन की मोटिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी उसका मूवमेंट अगर बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक जो मल है वो इंटेस्टाइन में रहने के कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ से पानी और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टूल में हार्डनेस आ जाती है और वो टाइट हो जाता है। सेकेंड कॉज है कि नर्व में प्रॉब्लम अगर आ जाती है, नर्व जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती हैं, अगर नर्व में कोई प्रॉब्लम है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो आगे प्रोपेल नहीं होगा, तो स्टूल बहुत देर तक रहने के कारण भी वहाँ पे हार्डनेस आ जाएगी। तीसरा कारण है कोई ब्लॉकेज हो कोलॉन या फिर रेक्टम में। ये ब्लॉकेज किन किन चीज़ों की वजह से आ सकते हैं, या तो वहाँ पे कोई अधेशंस हुआ हो, या फिर स्ट्रिक्चर हो, या फिर कैंसर की प्रॉब्लम आ गई हो, ट्यूमर की प्रॉब्लम आ गई हो, तो इन सब कंडीशंस की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर हमारी जो डाइट है उसमें बहुत ही फाइबर की कमी हो तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। और अगर हमारी बहुत ही सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, यानी कि बहुत ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी है, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नील है,
तो इन सब कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे बहुत लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, बैठे रह के ही अपना काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। और अगर स्लीप साइकिल जो है अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है तो भी ये समस्या हो जाती है। अगर लिक्विड इनटेक बहुत ही कम है किसी पेशेंट में तो भी ये समस्या हो जाती है। और अदर कॉजेज़ है ओल्ड एज में, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप मेडिकेशन पे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर एक्यूट की कंडीशन है, अगर आपके स्लीप साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस हुआ है या फिर डाइट में आपके थोड़ा मोड़ा चेंज होने की वजह से अगर कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है तो वो इन सब चीज़ों में लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस करके आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जैसे कि आप बहुत दिनों से लग्जेटिव के लेके या फिर कोई चूरन वगैरह लेके इस समस्या को डेली आप हल करते हैं, तो इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है। और होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं ऐसी कंडीशन के लिए। अब किन मेडिकल कंडीशन में ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या कॉज हो जाती है? तो फ्रेंड्स, अगर मेडिकल कंडीशन की बात करें तो अगर डायबिटिक है पेशेंट तो उस केस में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स है या फिर डिप्रेशन का शिकार है पेशेंट, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, आईबीएस की प्रॉब्लम है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि अल्टरनेट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है पेशेंट में, तो इन सब मेडिकल कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और फ्रेंड्स, अब इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अगर बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट को पाइल्स की या फिर फिशर्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट के। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं कॉन्स्टिपेशन के केसेस के लिए, चाहे वो एक्यूट कंडीशन की हो, चाहे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर बच्चे में हो या फिर बूढ़े में हो, किसी में भी अगर ये कंडीशन आती है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है बहुत ही बेहतरीन मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं मेडिसिन्स बता रही हूँ, अगर इस मेडिसिन्स के जो सिम्टम्स है उस पेशेंट से मैच होते हैं तो आप वो इंडिकेटेड मेडिसिन अगर उस पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और डेफिनेटली उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। तो सबसे पहली मेडिसिन है जिसका नाम है नक्स वोमिका। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज के लिए। फ्रेंड्स, इसमें जो इंडिकेशन है, अगर पेशेंट में जो स्टूल है यानी जब वो मल त्याग करने जाता है तो वो कई बार जाता है, यानी कि एक बार मल त्याग करने के बाद भी उसकी इच्छा बनी रहती है कि उसको अभी मल त्याग नहीं हुआ है, उसको फिर से जाना पड़ेगा, तो वो दिन में कई बार मल त्याग करने के लिए जाता है। और पेशेंट जो नक्स वोमिका का पेशेंट होता है, इसका एक और बहुत ही इंडिकेटेड सिम्टम है कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि जो पेशेंट होता है बहुत ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीता है, तो जिसमें ये इस वजह से ये कंडीशन कॉन्स्टिपेशन वाली कॉज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में अगर आप सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद देते हैं तो ऐसे पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस मेडिसिन से। तो फ्रेंड्स, सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो ब्रायनिया अल्बा। ब्रायनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर इंडिकेशन की बात करें तो अगर इसका जो पेशेंट होता है और उसका जो स्टूल होता है हार्ड होता है, लंप फॉर्म में होता है और ऐसा लगता है कि वो जला हुआ होता है, जो उसका स्टूल होता है बहुत ही हार्डनेस रहती है स्टूल में। और फ्रेंड्स, इसका जो पेशेंट होता है उसको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हेडेक की भी कंडीशन होती है, यानी कि इसका सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द करता है और जो उसका एब्डोमेन रहता है बहुत ही डिस्टेंडेड रहता है, यानी कि फूला रहता है। तो उस केस में अगर ऐसे पेशेंट मिलते हैं तो आप ब्रायनिया 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दीजिए 5-5 बूंद, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अनदर इंडिकेटेड मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना का जो पेशेंट होता है इसमें अर्ज ही नहीं आती है बहुत दिनों तक स्टूल की। पेशेंट का जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे बहुत ही स्लो और स्लगिश मूवमेंट होने लगता है। पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा जब एक्यूमुलेशन होता है इंटेस्टाइन में या फिर रेक्टम में, तभी उसको अर्ज होती है स्टूल करने की।
जो एलिमिना का पेशेंट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है स्टूल के दौरान, यानी बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, चाहे वो सॉफ्ट स्टूल हो या हार्ड स्टूल हो, दोनों में ही उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। एलिमिना बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है ओल्ड एज के लिए भी और बच्चों में भी। बच्चे जो बॉटल फेड बेबीज़ हैं उन सब में भी अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है तो एलिमिना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम दीजिए 5-5 बूंद, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अनदर मेडिसिन है ओपियम। ओपियम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए। अब इसका जो स्टूल होता है यानी मल जो होता है हार्ड होता है, ड्राई होता है और बॉल लाइक फॉर्म में होता है। इसका जो पेशेंट होता है बहुत दिनों से लग्जेटिव का यूज़ कर रहा होता है या फिर पेट साफ करने वाला कोई चूरन वगैरह हमेशा वो यूज़ करता है, तभी उसका स्टूल पास होता है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत ही अच्छा ये वर्क करती है ओपियम जो मेडिसिन है। और जो पेशेंट होता है उसको कोई अर्ज नहीं होती है इसमें भी कि स्टूल पास करना है। तो फ्रेंड्स ऐसे अगर पेशेंट मिलते हैं तो उसमें अगर ओपियम की 30 पोटेंसी हम सुबह दोपहर शाम देते हैं 5-5 बूंद तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अनदर मेडिसिन है एल्यूमेन। एल्यूमेन एक बहुत ही इंडिकेटेड मेडिसिन होती है अगर जो पेशेंट का स्टूल है इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि ऐसा लगता है कोई स्टोन हो या फिर कोई पत्थर हो। तो अगर ऐसे स्टूल वाले पेशेंट मिलते हैं हमें तो और उसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है इतना हार्ड होता है और ड्राई होता है कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको पास करने में और कभी कभी उसको ब्लड भी आ जाता है। तो ऐसे अगर सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं तो एल्यूमेन 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद हम सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब रही बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन के बारे में मैंने आज आपको बताया होम्योपैथिक, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं कॉन्स्टिपेशन के केसेस में। अगर आज का आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।